हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 की कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि नेशनल टीवी पर सलमान खान ने डंके की चोट पर हमें सिखाया कि नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। सलमान खान ने क्या नैरेटिव सेट करा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से कल यहाँ पर ये चाहत की मम्मी और ये अविनाश की मम्मियाँ आई थी, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो दोनों मम्मियाँ हैं, ये वाइल्ड कार्ड बन करके आ सकते हैं? भाई, कोई भी किसी से कम नहीं था। एक वो बिग बॉस 16 में थी मम्मी, मम्मियों में मम्मी, टीना की मम्मी, जो अपनी लड़की को भूल गई थी। और कौन थी वो सृजिता, उसे गले लगा लिया था। फिर आपने बिग बॉस 16 में ही देखा था वो सुम्बुल के पप्पा, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आना-जाना, कभी फ़ोन पर बातचीत। फिर आपने बिग बॉस 17 में देखा था अंकु अंकु, मंकू मंकू की मम्मी आई थी। अब उसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखते हुए कल चाहत और अविनाश की मम्मियाँ आईं, जहाँ पर आई थिंक कि चाहत के पास इतना ज़बरदस्त मौका था ना इसकी अविनाश की मम्मी की बोलती बंद कर देने का, लेकिन चाहत जो है वहाँ पर गच्चा खा गई। जिस अंदाज़ में अविनाश की मम्मी अपने बेटे को ही, अब चूँकि माँ है तो भई माँ के लिए तो उनकी संतान ही सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन अविनाश इतना सर्वश्रेष्ठ तो नहीं था और बाद में सलमान खान ने साबित कर भी दिया। लेकिन चाहत पांडे की मैं बात कर रहा था, चाहत पांडे को कितना ज़बरदस्त थाली में सजा-सजा कर, परोस करके मौके दिए थे अविनाश की मम्मी ने। जिस तरह से अविनाश की मम्मी कह रहे थे कि नहीं, अविनाश ने जो किया वो सही किया, अविनाश ने जो किया वो सही किया, तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियाँ नहीं उड़ाई, वो तो मज़ाक में कही गई बातें थीं। अगर ये सारी बातें मज़ाक में कही हुई बातें थीं, तो जो पिछले वीक जब इसे कहा गया था कि फीमेल सेफ नहीं महसूस करती हैं, जिसे लांछन का टैग दिया था सलमान खान ने, तो चाहत पांडे भी बोल सकती थी कि अगर ये मज़ाक में था, तो पिछले वीक वो लांछन की बात वो भी मज़ाक में थी। बात तो सही है। और जैसे कि अविनाश की मम्मी कह रही थी कि वो उनका लड़का तो गेम खेल रहा है, वो गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो चाहत पांडे को भी बोल देना चाहिए था ना कि हाँ, आंटी सही कह रही हैं आप, तो फिर मैंने भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करा और मैं अपना गेम खेल रही हूँ। भाई, इस तरीके से जवाब देती ना, क्योंकि भाई ऐसा है कि अविनाश की मम्मी साबित कर रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत कही जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए आपको उनके लेवल पर गिरना ही पड़ता है। जैसे कि मैं गिरा था 1-2 दिन पहले उस लेवल पर, जब मैंने एलिस के बाप के बारे में बात करी थी। मुझे कमेंट आया था कि भाई, तुम्हारे रिव्यू अच्छे हैं, लेकिन किसी के मरे हुए फादर के ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। तो क्या यही ज्ञान, यही सीख आप एलिस को देंगे, जो कि खुद अपने पिता का दुःख दर्द तो बयाँ करती है, लेकिन दूसरों की परेशानी वो लोग नहीं समझते। और मैंने इंटेंशनली एलिस के फादर के डिमाइस के ऊपर जानबूझ करके बोला था कि एलिस का बाप। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कि एलिस और ईशा को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो दूसरे की परेशानियाँ, ट्रेजेडी समझ पा रहे हैं? तो चाहे वो एलिस हो, चाहे वो ईशा हो, ये जिस तरह से वहाँ पर एकदम नेक्स्ट लेवल की लीचड़पंथी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करने के लिए और उनके फैन्स को रियलिटी चेक देने के लिए मैं भी उस रंग में ढलने से गुरेज़ नहीं करता हूँ। आई थिंक फर्स्ट वीक में भी मैंने ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था, जर्मन शेफ़र्ड के ऊपर मैंने कमेंट करा था, तो मुझे एक कमेंट आया था कि भाई, आप अनपढ़ हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप किसी को जर्मन शेफ़र्ड कैसे बोल सकते हो? हालाँकि मैंने उस इंसान को ज़बरदस्त जवाब दिया था और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उस जवाब को शेयर करा था कि जर्मन शेफ़र्ड जो है वो जर्मनी में बैठकर लोगों को अंधभक्त बोल सकता है, संघी बोल सकता है, गँवार बोल सकता है, गोबर भक्त बोल सकता है, उन्हें हर चीज़ का लाइसेंस है। लेकिन हम जर्मन शेफ़र्ड भी बोल दें तो लोग हमें आकर के ज्ञान देने लगते हैं। अब यहाँ पर ये जो बातें मैंने कही हैं, ये अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कही हैं, ये बातें मैंने इसलिए कही हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सीधी तरह से नहीं समझते हैं। उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर, पेल कर, उन्हीं के अंदाज़ में जब तक नहीं समझाया जाए, वो लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे। और अविनाश की मम्मी जो है वो उसी ढीठ प्रवृत्ति की महिला थी, जो कि अपने लड़के के हर ब्लंडर को जस्टिफ़ाई कर रही थी और उल्टा चाहत को ही कहीं न कहीं वो 17 तरह का ज्ञान दे रही थी। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, अगर चाहत बोल देती कि अगर ये मज़ाक था तो जो मैंने करा वो भी मज़ाक था। और पिछली वीक रजत ने फालतू में माफ़ी माँगी, जब उसने कहा था कि मेरे शब्द से किसी की भावनाएँ आहत हुई हैं, तो मेरा इंटेंशन नहीं था। तो रजत ने भी मज़ाक में ही कहा होगा ना, तुम्हारा लड़का करे तो मज़ाक, हम पानी फेंक दें तो भाई साहब ये गेम नहीं है। और अच्छा हाँ, यहाँ पर अविनाश की मम्मी ने एक चीज़ तो बड़ी अच्छी करी थी, जिस तरह से बिग बॉस के मुँह पर वो बिग बॉस को एक्सपोज़ करके चली गईं कि बिग बॉस यहाँ सिर्फ़ खाने-पीने के लिए नहीं है। अरे भाई साहब, बिग बॉस का इस बार का पूरा सीज़न सिर्फ़ खाने पर ही है। और चाहत को तो बोल सकती हैं अविनाश की मम्मी कि आप खाना, खाना, खाना ही करती रहती हो। आपका लड़का कौन से वहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, वो भी तो खाना ही खाना कर रहा है। आपको खाना नहीं मिलेगा, मैं आपको खाना नहीं दूँगा, आप खाना नहीं बनेगा। तो
जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि चाहत जो है उसे थाली में परोस करके मौके दिए थे अविनाश की मम्मी ने, लेकिन चाहत जो है वो किसी भी मौके पर चौका नहीं मार पाई। हाँ, चाहत तो नहीं, लेकिन चाहत की जो माताजी आई थी वो एकदम पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उस वाले मोड में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब जवाब भी दे रही थी, काउंटर भी कर रही थी और अपनी लड़की को जस्टिफाई भी कर रही थी कि बेटा तुमने गलत करा, तुमने कहा था सोने नहीं दोगी, तुमने उसे 4 घंटे सोने कैसे दिया? तो दोनों जो मम्मियाँ हैं ना वो पुष्पा झुकेगा नहीं का कैरेक्टर प्ले कर रही थी और उन्हें वाइल्ड कार्ड बन करके आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा जब ये मम्मियाँ चली जाती हैं तो अविनाश क्या बोलता है कि मम्मियों के बारे में हम किसी को बताएँगे नहीं। आहाहा! इधर वो चाहत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मम्मियों के बारे में किसी को बताना मत। उधर सलमान खान ने आते से ही मम्मियों वाला जो किस्सा था, जो सेगमेंट था, उसके तार छेड़ करके रख दिए और यहाँ पर सलमान खान ने एक सही चीज़ का स्टैंड लिया। जो चीज़ चाहत पांडे नहीं बोल पाई थी, वो चीज़ें सलमान खान ने बोली कि जब तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, तो तुम्हारे गुर्दे छिल जाते हैं, तुम भड़कते हो, फिर वो तुम्हारा जो सस्ता वकील है विवेन डिसेना, वो ये था, वो था। लेकिन यही विवेन डिसेना चाहत वाले केस में मुँह में दही जमा करके बैठ गया था और वहाँ पर किसी ने स्टैंड नहीं लिया। अब यहाँ पर सलमान खान का भी एक दोगलापन निकल कर के आता है। सलमान खान ने इतना तो बोला इसको चाहत को कि ये करणवीर तुमको पंप कर रहा था, लेकिन सलमान खान ने सुंदरी-मुंदरी विवियन को तो कुछ नहीं बोला कि भाई तुम्हारा दोस्त नेशनल टीवी पर एक लड़की की धज्जियाँ उड़ा रहा था, वो दोस्त जिसे तुम ऑप्रेस्ड बोले थे जस्ट बिकॉज़ कि उसे साला-साला बोला गया था, उसके ऊपर लांछन लगाया गया था। लेकिन ये विवेन डिसेना जिसे कि मेकर जो है वो हीरो के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो वहाँ पर मुँह में दही जमा करके बैठा हुआ था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा चूँकि इस वीक जो है सलमान खान ने अविनाश की बुरी तरह से बैशिंग कर दी है, उसे एक्सपोज़ करके रख दिया है कि अविनाश तुम्हारा नाम अविनाश है लेकिन तुम विनाश वाले रास्ते पर चल रहे हो, खत्म। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये विपिन डिसेना जिसकी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, वो वीकेंड पर जो फीडबैक या वीकेंड पर जो बातें होती हैं, उसके आधार पर अपना पाला तय करता है। तो देखते हैं कि विपिन डिसेना अविनाश के साथ ही रहेगा या फिर वो अविनाश से दूरी बना लेगा। तो अविनाश को अच्छे तरीके से एक्सपोज़ करने के बाद सलमान खान आ जाते हैं करणवीर मेहरा के ऊपर और ज़बरदस्त तरीके से एक वन साइडेड एजेंडा वो ऑडियंस को कहीं न कहीं बेचना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये सलमान खान जो कि करणवीर मेहरा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम बैठ कर के नैरेटिव सेट करते हो, खुद क सलमान खान क्या कर रहे थे, वो भी तो नैरेटिव ही सेट कर रहे थे। और ये सलमान खान जो कि इसको अविनाश को बोल रहे थे ना इंटेंट का ज्ञान कि तुम्हारा इंटेंट क्या है और यही सलमान खान करण को बोल रहे थे तुम फ्रंट फुट पर आ जाओ। तो सलमान खान का खुद का इंटेंट क्या था? ये सलमान खान जो कि इंटेंट की पीपीटी बजा रहे थे, दम-खम की पीपीटी बजा रहे थे, फ्रंट फुट पर आओ, कोने-कोने में मत बोलो या किसी के कंधे पर बंदूक रख कर के मत चलाओ। तो सलमान खान क्या कर रहे थे भाई साहब? जो ज्ञान सलमान खान करण को दे रहे थे, आई थिंक उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सलमान खान को खुद को है, क्योंकि सलमान खान खुद फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं। ये सलमान खान जिन्होंने वो 10-15 मिनट के लिए वो जो जगाने वाली जो टास्क दिखाई थी, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट एक-दूसरे को जगा रहे थे, वहाँ पर करण ने क्या ज़बरदस्त तरीके से ईशा की बोलती बंद कर दी। ये ईशा सिंह जो कि करण को कहीं न कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी या उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी कि मेरा कोई ए नाम का बाहर होगा, आप उसके बारे में क्या सोचो? तो करण ने क्या मतलब ज़बरदस्त वहाँ पर आला दर्जे से मतलब सैवेज मोड में आकर के बोलती बंद कर दी कि आप के बोल रही थी, तो मेरा भी के नाम से हो सकता है और रही बात कैरेक्टर की, तो आपका दोस्त वो ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेट करता है। तो ये वाली जो लाइन थी या ये वाला जो सेगमेंट था जिसमें कि विवेक डिसेना भी इसको शहज़ादा धामी को बोलता है ना कि भाई ये रियलिटी शो है, ये फ़िक्शन नहीं है या डायलॉग बाज़ी नहीं चलेगी। जबकि आयरनी की बात है कि सबसे ज़्यादा डायलॉग बाज़ी तो खुद विवेक डिसेना ही कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सलमान खान जो कि ऑडियंस को ये टास्क दिखा कर के आए, उस टास्क में ईशा की बोलती बंद हो गई, डायलॉग डिलीवरी देने वाला ये विवेक डिसेना दूसरों को बोल रहा है कि भैया ये रियलिटी शो है, खुद तो रियलिटी शो वाले टेम्पलेट में आ जा, सीरियल वाले मोड से निकल कर। तो सलमान खान एक तरफ ये चीज़ें दिखाते हैं बट इन चीज़ों के ऊपर कोई टीका-टिप्पणी तो सलमान खान ने करी ही नहीं। स्पेशली जो चाहत वाला जो मैटर था, वहाँ पर क्या सलमान खान इतना नहीं बोल सकते थे कि यार विवियन और ये अविनाश के जितने सुंदरी-मुंदरी, आपका तो ये दोस्त था ना, वो इतना गलत जा रहा था, आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? स्पेशली सुंदरी-मुंदरी तुम तो खुद एक लड़की हो, एक लड़की के बारे में वो ऐसा बोल रहा था और जैसा कि इसने सुंदरी ने वो जगाने वाले टास्क में करण के ऊपर लगाया ना कि आपने मेरे नाम के या ए से आपने जोड़ दिया वो मेरा दोस्त है, तो तुम्हारा सिर्फ़ अल्फ़ाबेट के ऊपर कुछ बोला तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, वहाँ चाहत को तो इतना भला-बुरा बोला गया लेकिन तुम लोग वहाँ मुँह में दही जमा कर बैठे रहे।
सो बेसिकली एक जो बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल कर के आ रहा है वो ये है कि सलमान खान को एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि आपको कुछ भी हो जाए, लाडला ग्रुप के लोगों को आईना नहीं दिखाना है। लाडला ग्रुप के जो लोग हैं वो पीठ पीछे चुगली कर सकते हैं, बिचिंग कर सकते हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग। इनफैक्ट एक दिन पहले तो ये लोग नॉमिनेशन तक डिस्कस कर रहे थे कि हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, तुम हमें टच नहीं करना। मतलब वहाँ से कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये वाला नैरेटिव सेट कर दिया है सलमान खान ने। इनफैक्ट ये जो 4 लोग हैं लाडला गैंग के अंदर, इन चारों लोगों को गांधी जी का चौथा बंदर बना दिया है सलमान खान ने। क्योंकि सलमान खान के अकॉर्डिंग ये 4 लोग ना मैनिपुलेट करते हैं, ना पीठ पीछे बातें करते हैं, ना नैरेटिव सेट करते हैं, ना ही बिचिंग करते हैं, ना ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। आयरनी की बात ये है कि पिछले वीक जब वो रजत को और विवियन को बिठाया था एक्टिविटी रूम में, तो वहाँ पर मैनिपुलेशन भी एक कैटेगरी थी। तब तो भाई डंके की चोट पर विवियन साबित करने पर उतारू था कि हाँ, वो मैनिपुलेट कर सकता है, और मेकर्स भी उतारू थे इस बात के ऊपर कि हाँ, विवियन अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। बट अब भाई करण तुम मैनिपुलेट करते हो, ये हो, वो हो। सीधी-सी बात ये है कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि एक स्क्रिप्ट थी जो कि सलमान को पकड़ा दी गई थी, और वो स्क्रिप्ट क्या थी कि भाई थ्रू आउट द वीक जो 2 लोग ज़्यादा दिखे हैं, उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो देनी है वीकेंड का वार में। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने देखा भी है, इस वीक करण और इसके अविनाश के ही पंगे हुए हैं, इन्हीं लोगों को ज़्यादातर दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक पॉज़िटिव तौर पर भी आप लोग, आपसे मेरा मतलब है, जो अविनाश के फैन्स हैं या जो करण के फैन्स हैं, वो इन चीज़ों को पॉज़िटिव तरीके से भी ले सकते हैं। और वो पॉज़िटिव तरीका या फिर वो पॉज़िटिव बातें ये हैं कि अविनाश, चाहत और करण इन्हीं को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम या फिर अटेंशन या इम्पोर्टेंस दी है सलमान खान ने। दैट मीन्स कि सलमान खान को बाकी के जितने कंटेस्टेंट हैं वो इतने लायक ही नहीं लगे होंगे। इसे आप इस तरीके से पॉज़िटिव वे में ले सकते हैं। हालाँकि करणवीर मेहरा काफ़ी मैच्योर है, और जिस तरह से सलमान उसे मंदिर का घंटा बना कर के बजा रहे थे, तो आई एम श्योर वो कमबैक कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल वैद्य को सलमान खान ने ज़बरदस्ती टारगेट करने की कोशिश करी, शिव ठाकरे सही होने के बावजूद उसे गलत ठहराया था। तो सलमान खान वही हर साल का पैटर्न फ़ॉलो कर रहे थे। तो जितने भी करणवीर के फ़ैन हैं, उन्हें डिसअपॉइंट या मायूस होने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको तो ये देखना चाहिए कि भई करणवीर जिसको मेकर्स कहीं न कहीं डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं, सलमान खान ने उस करणवीर को आधे घंटे से ज़्यादा की अटेंशन और इम्पोर्टेंस दी है। आई थिंक सलमान खान ने विवियन को इस लायक समझा ही नहीं होगा कि भई इससे 2 मिनट से ज़्यादा बात की भी जाए। तो वो 2 लोग जो इस थ्रू आउट द वीक सबसे ज़्यादा दिखे हैं, उन्हीं को वीकेंड का वार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अटेंशन भी दी गई है। इसे आप एक पॉज़िटिव साइन के तौर पर ले सकते हैं। वहीं करणवीर की कुछ गलतियाँ भी हैं, जिनसे कि मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि वो जो ईगो का जो एक ब बबल लेकर के चल रहा है, उसके ऊपर कटाक्ष होना चाहिए, उसके ऊपर प्रहार होना चाहिए। तो सलमान खान ने वहाँ पर तो काफ़ी सही तरीके से बात करी कि कभी तुम चुरा कर खा लेते हो, कभी तुम माँग करके खा लेते हो। और मैंने अपने कल के रिव्यू में भी कहा था कि ये जो सैक्रिफाइस वाली जो टास्क थी ना, वहाँ पर ईगो की बात करना सही था, बट उसके बियॉन्ड वो ईगो सही नहीं लग रहा। तो सलमान खान ने यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त तरीके से आईना दिखाया कि कभी तुम ईगो लेकर के चलते हो, और कभी करण ने खुद ही बोल दिया कि मौका पड़ने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो गधे को बाप भी बनाना है, ईगो को भी लेकर के चलना है, ये दोनों चीज़ें साथ-साथ में नहीं चल सकती। तो यहाँ पर तो करण गलत था, और उसे बहुत सही तरीके से आईना दिखाया गया। लेकिन बाकी जगह पर करण अकेला गलत हो, बाकी सब सही हो, भाई ये तो टोटल एक गलत बात थी, क्योंकि पीठ पीछे ज़्यादातर बातें वहाँ पर होती हैं, और ये तो आपने थ्रू आउट द वीक देखा ही है। ये सुंदरी-मुंदरी कभी जेल के पास बैठकर, कभी वो घोड़े के पेट में बैठ कर के ये करण के बारे में ही बातें करते फिरते हैं। उसकी ट्रेजेडी का, उसके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, हर चीज़ का तो वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं। तो वो एक नैरेटिव सेट करने वाली टेक्निक है या नहीं? यही नहीं मित्रों, जिस तरह से सलमान खान ने करण को बोला कि तुम मुँह पर आओ, सामने आकर के बोलो, क्या वही वाला ज्ञान ये विवियन को दे सकते थे? वो विवियन जो कि क्लेम करता है कि वो करण को बाहर से जानता है, करण को 2 अंडे नहीं मिले थे, तो ये विवियन सुंदरी-मुंदरी के साथ बैठ कर के मज़े नहीं ले रहा था कि उसको अंडे नहीं मिले, मेहरा को जाकर के उसके मज़े लूँ क्या? तो विवियन को भी तो बोल सकते थे कि तुम जो बात पीछे पीछे कर रहे थे, वो आकर के मुँह पर बोलो। नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं बोला जाएगा। हालाँकि सलमान खान ने करण के बारे में एक चीज़ जो बोली है, और उससे भी मैं टोटली एग्री करता हूँ कि भाई जब तुम्हारे पास मौका था जेल के अंदर जाने का, राशन पर कंट्रोल जमाने का, तो वहाँ पर करण के जो जवाब थे, भाई मैं उनसे कन्विंस्ड बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उसने बोला कि हम जाते तो हाथापाई होती, जबकि ये वही करण है जिसने पिछले वीक वो पापा का जब लफड़ा हुआ था, तब उसने बोला था भाई मैं तो हाथ नहीं उठाऊँगा, मैं तो हाथ नहीं उठाऊँगा, मेरे में कंट्रोल है। बट एक तरफ आप बोलते हो कंट्रोल है, एक तरफ आप बोलते हो कि नहीं हम क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में होते तो हाथ उठ जाता, मैं फैमिली को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर करण के इन जवाबों से मैं तो कन्विंस नहीं हुआ।
हालाँकि सलमान हुए या नहीं ये तो नहीं पता। हालाँकि मैं उम्मीद करूँगा कि करण को जो रियलिटी चेक मिला है, वो उसे पॉज़िटिव वे में ले और महसूस करे कि वो कहाँ पर गलत जा रहा है। ख़ैर ये जो करण और अविनाश के ऊपर जो एपिसोड में बातें हुई हैं, इन बातों के अलावा क्या हुआ है वो जगाने वाली टास्क जहाँ पर विवेन के बड़े-बड़े हेवी डायलॉग और एक चीज़ और थी हाँ, अरे भाई साहब बंदा सिंह चौधरी करके पिक्चर आ रही है जिसका प्रमोशन करने के लिए अरशद वारसी और अरबाज़ खान आए। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जो डायलॉग वहाँ पर अरबाज़ खान ने दिए कि ये पिक्चर उस इंसान के बारे में है जो अपने फैमिली के लिए खड़ा है, जिसे थ्रेट मिलती हो, धमकी मिलती हो चाहे घर के मामले में या ज़मीन के मामले में। तो क्या आपको वहाँ पर ये नहीं लगा कि अरबाज़ खान अपनी पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियल लाइफ़ में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकियाँ दे रखी हैं, तो वो पिक्चर की आड़ में अपने मन की बात कह रहे थे कि हमें भी धमकियाँ मिली है, हमारे भाईजान को धमकियाँ मिली है, लेकिन हम डट करके खड़े हैं। तो क्या हुआ हम 60-60 लोगों को लेकर के सिक्योरिटी के तौर पर लेकर के आए, लेकिन हम डट करके खड़े हैं। तो पिक्चर की आड़ में ये सलमान खान का जो भाई है अरबाज़ खान, ये अपनी मनोदशा और सलमान की भी मनोदशा वो व्यक्त कर रहे थे और यहाँ पर कुछ फालतू की एक्टिविटी थी, कौन है वो बंदा जो पलट जाता है, कौन है वो बंदा जो कन्फ्यूज़्ड है, कौन है वो बंदा जो अनहाइजीनिक है। बंदा करके पिक्चर का नाम है तो उसी आधार पर ये टास्क वगैरह थी जो कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम थी और इस तरह की टास्क को मैं तो कतई तवज्जो नहीं देता हूँ और उसका एक रीज़न आपको कल फिर दिख गया, जहाँ पर एलिस इन वंडरलैंड ने किसको पलटू बंदा बोला था, आई थिंक रजत को बोला था, फिर टास्क खत्म होने के बाद मैं क्या करती, मेरे को तो बोलना था ना, अब आप इतने सैड क्यों हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो टास्क होती है, वहाँ पर कंटेस्टेंट यूँ ही फन-फन में चीज़ों को ले लेते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं नहीं और इस बारे में बिग बॉस 15 के अंदर करण कुंद्रा ने बहुत अच्छे से बात करी थी कि यार टास्क है, टास्क में नाम ले लिया, इतना क्या दिल पर लेना? तो आप समझ सकते हैं कि इन टास्क की क्या अहमियत है। खुद कंटेस्टेंट इस तरह की टास्कों को सीरियसली नहीं लेते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए सलमान खान इस तरह की टास्क पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करते हैं। अदरवाइज़ वो सलमान खान जिसने हमें दिखाया कि ये ईशा सिंह जो कि करण को बोल रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बाहर हो सकता है, एक लड़की के बारे में आप सोच समझ करके बोलें। भई इतना बड़ा पॉइंट आपने दिखाया लेकिन आपने उसके ऊपर तो कोई डिस्कस ही नहीं करा कि ईशा तुम्हारी आँखों के सामने चाहत के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ रही थी, तब तुम्हारे अंदर का ये जो फेमिनिस्ट है, ये कहाँ मर गया? तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सलमान खान खुद कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की टास्क में या फिर बाकी चीज़ों में और सलमान खान खुद धमकी के दौर से गुज़र रहे हैं, फट के फ्लावर हो रखी है, तो उनके कान के ठट्टे में ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आती है कि नहीं ओके अपना क्या है कि 28 मिनट के आसपास मम्मियों वाला सेगमेंट हो गया है, अभी 20-22 मिनट आप अविनाश पर खर्च कर दो, हो गया 1 घंटे के आसपास का कंटेंट ब्रेक वगैरह मिला करके। अब एक काम करो सलमान अपना फ़ोकस शिफ्ट कर लो करण के ऊपर, करण के बारे में ऐसा बोलो, करण ने ये बोला, करण ने वो बोला, करण तुम फैमिली को लेकर के नहीं चलते हो, अधूरा छोड़ देते हो। भाई साहब आप यकीन करें ना करें, हूबहू यही वाली लाइनें सलमान खान ने पिछले सीज़न में मुन्नी बदनाम के लिए बोली थी कि आप एक को छोड़ देते हो, दूसरा पकड़ लेते हो, आप किसी को तो पूरा कर लो। हूबहू यही वर्ड, यही लाइन्स इन्होंने यहाँ पर चिपका दी। मतलब वही पिछले सीज़न के जो रटे-रटाए डायलॉग थे, इवन पिछले सीज़न में जो अंकु-मंकु की मम्मी जिस चेयर पर बैठी थी, वैसी ही चेयर इस बार भी ला कर के रख दी, तो कुछ नया तो था नहीं और जैसे राहुल वैद्य को, शिव ठाकरे को ज़बरदस्ती में मतलब गलत ना होने के बावजूद गलत डिक्लेयर कर देते थे सलमान खान और उसके बाद ये जो कंटेस्टेंट है राहुल या शिव ठाकरे, ये ज़बरदस्त कमबैक किया करते, तो ये भी वही एक टेक्निक थी और कुछ नहीं। तो जितने करण के फैन्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी बुरा मानने की या फिर डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ बातें सलमान खान ने कही हैं, ये कहीं न कहीं करण के फ़ेवर में ही हैं और करण को अगर वो पॉज़िटिव तरीके से इन चीज़ों को लेगा, तो वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएगा और खुद को एज़ अ लीडर के तौर पर वो एस्टेब्लिश भी कर लेगा, जो कि आई थिंक उसने इस वीक करने की कोशिश करी है। उसने बोला भी कि सर मैंने पीठ पीछे तो नहीं, मैंने विवेन को तो मुँह पर बोला था, बट क्या है कि मेकर्स के लाडले को तुम कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहे हो और मेकर्स से ये चीज़ बर्दाश्त होती है नहीं। तो वो हर साल एक ऐसा कंटेस्टेंट जो मेंटली बहुत ज़्यादा टफ़ है, उसे तोड़ने की बार-बार ये लोग कोशिश करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल तो दिया ही ना राहुल वैद्य का, शिव ठाकरे का। तो मेकर्स अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन-सा बंदा है जो उनके फ़ेवरेट को टक्कर दे सकता है, उनके लाडले को टक्कर दे सकता है। तो उस बंदे को ये पर्पसली तोड़ने की कोशिश करते हैं और आई थिंक करण इतना मैच्योर है कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। इन सारी बातों के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट बातें थी? अच्छा हाँ, वो रोहित शेट्टी और सिंघम वगैरह की जो टीम है वो भी आने वाली है। तो वहाँ रोहित शेट्टी ने ऑफ़िशियल अनाउंस कर ही दिया कि आपका हमारे कॉप यूनिवर्स में स्वागत है और रोहित शेट्टी के सामने ये अविनाश जो है वो वापस से उँगली दिखा करके मैं उस प्रोमो की बात कर रहा हूँ जो कि आज रात के एपिसोड का प्रोमो है जहाँ पर ये अविनाश जो कि इतना सिखाया सलमान खान ने कि तुम विलन वाले तेवर में जा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो ये है, वो है। बट मुझे नहीं लग रहा कि अविनाश को कोई भी फ़र्क पड़ा बिकॉज़ उसे तो
ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे ना कि देखो ऐसा कि कभी-कभार सलमान खान तुमको कुछ बोल देंगे, ज़्यादा चीज़ों को दिल पर मत लेना और जो रोल तुमको दिया गया है, उस रोल को पूरी शिद्दत से निभाना। तो अविनाश पर सलमान खान की बैशिंग का या फिर फीडबैक का या रियलिटी चेक का आई डोंट थिंक कि कोई भी असर हो रहा है और इसीलिए वो प्रोमो में उँगली दिखाते हुए वो भी मेहमानों के सामने एकदम गुस्से वाले तेवर में आ रहा है। तो सलमान की बातों को गधे की लातें बना कर के रख दिया है अविनाश मिश्रा ने। वहीं ये अविनाश मिश्रा जो कि नेशनल टीवी पर वो पानी वाले इंसिडेंट के बाद खुद को विलन के तौर पर एस्टैब्लिश करने पर उतारू हो गया, एंग्री यंग विलन बनता फिर रहा है। इसको वो जगाने वाली टास्क में चुम ने विलन विलन के साइड किक के लायक भी नहीं माना। वैसे मानना पड़ेगा कि चुम और श्रुतिका ने भी क्या ज़बरदस्त ओपिनियन दिए कि आप बड़े न्यायवादी बने फिरते हो, आपको लगता है ये बिग बॉस का घर आपकी और ईशा और सुंदरी-मुंदरी की दुनिया है, ये बिग बॉस की दुनिया है। श्रुतिका और चुम भाई ये ज़बरदस्त तरीके से मतलब इनका राइज़ देखने को मिल रहा है, इनके ओपिनियंस ज़बरदस्त होते हैं और आश्चर्य की बात है कि इन्हें सलमान खान ने बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करा। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये वाला जो सीज़न है, ये है टाइम का तांडव वाला सीज़न और सलमान खान ने भी इस एपिसोड की शुरुआत में टाइम का जो तांडव वाली थीम है, इसका मेंशन करा था कि चलो अविनाश तुम्हारे लिए पास्ट वीक में चलते हैं। पास्ट वीक से मुझे याद आया ये जो गया हुआ वीक है, इस वाले वीक में नॉमिनेशन टास्क हुई थी जहाँ पर श्रुतिका को पावर मिली थी। क्या वो डिस्कस हुआ? बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ। खुद को ये अविनाश वहाँ पर फाइटर बोल करके ज़बरदस्ती में फुटेज ले रहा था, क्या उसके ऊपर कोई बातचीत हुई? तो ये नॉमिनेशन टास्क का ड्रामा जो था उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये जो माइंड कोच ने अपनी माइंड कोचनी को वीक बोल दिया था, फिर वो एक्सपायरी वाला जो सीन था और वहाँ पर अपनी वो जो ट्रेजेडी वाली स्टोरी बेच रहे थे, क्या उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये विवेन डिसेना जो खुद को फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई सबको खाना मिल जाए। भाई तुम्हारे बड़े-बड़े दावे वर्सेस तुम कितना डिलीवर कर रहे हो, क्या इसके ऊपर कोई बातचीत हुई? नहीं। हाँ, करण जो बोलता फिरता है कि भाई मैं 5 दिन पुराना खाना खा रहा हूँ, सलमान खान ने बोला कि भाई तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। हालाँकि करण से जब किसी ने पूछा है तब उसने बोला कि हाँ भाई जैसे कि विवेन ने पूछा था, मैंने देख लिया कि तू खा रहा है तो मैंने सोचा तूने खा लिया होगा। तब करण ने कहा था कि तूने देखा या पूछा कि मैंने क्या खाया है? तो करण आगे बढ़ के कैमरे में आकर नहीं बोल रहा है कि मैंने देखो 5 दिन पुराना खाना खाया है, ये है, वो है। जब उससे कोई पूछ रहा है तब वो बात का जवाब दे रहा है कि भाई मैंने ये नहीं खाया था, मैंने वो खाया था। लेकिन सलमान खान जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि सिर्फ़ एक ही मिशन पर आए थे कि करणवीर मेहरा को हद से ज़्यादा डिमोटिवेट करना है और उस मिशन में वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि करण के ऊपर उस फीडबैक का या उस रियलिटी चेक का कितना असर हुआ है, कितना असर नहीं हुआ है। हाँ, अविनाश पर तो बिल्कुल असर नहीं हुआ है और वो तो उसी मिशन या उसी मोड में चलेगा जैसा कि उसको पहले से बोल रखा है। वहीं सुंदरी-मुंदरी और इसको विवेन को लग रहा है कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें तो किसी भी तरह का कोई फीडबैक या कुछ मिला भी नहीं है। इनफैक्ट एक दिन पहले कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने टॉन्ट मारा था कि आप बहुत अच्छा खेल रही हो, फिर कुछ सेकंड का पॉज़ लेकर के ऐसा आपकी मम्मी का मानना है। तो बिग बॉस भी जानता है कि सुंदरी-मुंदरी कितना नेक्स्ट लेवल का चीप गेम खेल रही हैं, लेकिन उन्हें अभी एक्सपोज़ नहीं किया जाएगा। अरे एक्सपोज़ करना तो छोड़ो मित्रों, इनके बारे में तो कोई बात तक नहीं हुई। स्पेशली इस वीक वो जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बिग बॉस ने जो प्रमोट करी रैंकिंग टास्क, सो कॉल्ड रैंकिंग टास्क में कैसे वहाँ पर मेरे एक हाथ में पत्ता, दूसरे हाथ में पत्ता, ये आया तो ये, मतलब क्या बचकाने तरीके से वो रैंकिंग डिसाइड करी गई थी, इसके बारे में सलमान ने एक अल्फ़ाज़ तक एक्सप्रेस नहीं करा। ये विवेन डिसना एक तरफ बोल रहा था कि यार क्या बचकानी रैंकिंग है, अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर सबको नंबर 1-2 दे रहे हैं, खुद उसको भी तो प्रायोरिटी बेसिस पर ही, मतलब आप देख लीजिए यार कितना नेक्स्ट लेवल का चूतियापा चलाया है सलमान खान ने इस बार। ना नॉमिनेशन का ड्रामा डिस्कस करा, ना रैंकिंग टास्क में जो लीचड़-पंती हुई उसे डिस्कस करा। ये सुंदरी-मुंदरी स्पेशली ये एलिस अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी कि यार मेरे को उसने नंबर 7 पर रख दिया, श्रुतिका को ऊपर रख दिया, यार अविनाश और इनके जो ग्रुप की दरारें हैं, भाई कोई डिस्कशन इन चीज़ों पर हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वीक सिर्फ़ करण के ऊपर मेकर्स का अटेंशन था कि करण को डिमोटिवेट करो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। ये हालाँकि सलमान खान जो कि करण को बोल रहे थे फ्रंट फुट पर आकर के खेलो, मुँह पर बोलो, तो क्या वो ईशा सिंह से डरते हैं क्या सलमान खान? क्योंकि ये ईशा सिंह है जिसने कि ओपनली कहा था बिग बॉस से, चूँकि वो शालीन यूनिवर्सिटी से पास आउट है और शालीन खुद हिंदी में बात करना पसंद नहीं करता था, अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता था, तो ये ईशा सिंह थी ना,
जिसने कहा था कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती, तो क्या नाम लेने में फट रही थी सलमान खान की? क्योंकि सलमान ने किसको बोला? चाहत को। चाहत ये शो हिंदी भाषा का शो है ना, तो हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए? अरे चाहत तो वैसे भी खुद को गाँव खेड़े का डिक्लेयर करती फिरती है ना, गँवार वर्ड का मुद्दा बनाया था उसने। हालाँकि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि गँवार उसने चाहत को बोला था, किसी गाँव खेड़े का नाम नहीं लिया था। तो चाहत तो खुद हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में जो लोग बात करते हैं, सलमान उनसे डायरेक्ट बोलने में घबरा गए और ये सलमान फिर करणवीर को बोलते हैं कि पीठ पीछे क्या बोलते हो? इंटेंशन के साथ एकदम फ्रंट फुट पर आकर बोलो, तो सलमान तुम क्यों नहीं बोल पाए फ्रंट फुट पर आकर कि एलिस, ईशा, अविनाश और विवियन तुम ही लोग हो और शिल्पा शिरोडकर भी, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बचर-बचर करते हैं और हाँ, माइंड कोच नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी में बात करने का इल्ज़ाम किस पर लगाया? चाहत पांडे के ऊपर। वाह! सलमान गज़ब है भाई तुम्हारे नैरेटिव्स। और यही नहीं, जिस तरह से सलमान खान अविनाश को एक्सपोज़ कर रहे थे, तुमने खुद को भगवान मान रखा है, तुम इंटेंट की बात करते हो, हमें तुम्हारा इंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। सलमान खान मुझे भी आपका इंटेंट वैसे समझ में नहीं आया है, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे थे कि शिल्पा शिरोडकर ने अपनी फैमिली फ़ोटो जला दिया, आप क्या चाह रहे थे वो अपने पति को सच में जला दे या ईशा अपनी मम्मी को शॉल में लपेट करके जला करके डाल देती। जब आपने इतनी बातें कर ली, तो फिर आपने ये क्यों नहीं पूछा अविनाश से कि अविनाश तुम्हें विवियन का इंटेंट कैसे दिख गया? लोग अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, विवियन ने तो वो कॉफ़ी डिस्ट्रॉय करवाई जो कि उसके पास थी भी नहीं, वो कॉफ़ी तो ऑलरेडी तुम्हारे पास थी, तो तुम्हें विवियन का इंटेंट इतनी जल्दी दिख गया, वो भी उस चीज़ के लिए जो कि उसके हाथ में नहीं थी, उसकी कस्टडी में नहीं थी, वो तुम्हारी कस्टडी में वो चीज़ें थी। तुम उठते हो, जा कर के डाल देते हो कि लो भैया मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, अब आप ले जाओ। तो तुम्हें मतलब ये इंटेंट वाला जो दोगलापन है या फिर विवियन के लिए तुम्हारे मन के अंदर इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है कि तुम बाकी लोगों को तो टुंगा रहे थे, तड़पा रहे थे और विवियन के टाइम पर तुम खुद आगे बढ़ गए, "विवियन भाई आपकी कॉफ़ी मेरे पास है, मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ 3 में से सॉरी 4 में से 3, एक आप रख लो।" कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो यहाँ पर सलमान खान खुद वो चीज़ नहीं कर पाए जिस चीज़ के लिए वो करणवीर मेहरा को ज्ञान दे रहे थे कि फ्रंट फुट पर रहो, पीठ पीछे मत बोलो, जो बोलना है मुँह पर बोलो। तो सलमान खान आप खुद भी तो वही चीज़ करके दिखाओ ना। अगर आप शो के होस्ट हो तो मेक श्योर करो कि जो ज्ञान आप बाकी कंटेस्टेंट को दे रहे हो, वो ज्ञान सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू करो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बट भई ये चीज़ सलमान खान को बोले कौन? बोलेंगे तो भाई साहब ऐसा है कि बगैर ड्राइवर वाली कार आ जाएगी, वो नहीं आएगी तो शेरा आ जाएगा। फिर हम तो भाई सीधे-साधे एक आम आदमी हैं भाई साहब, क्या पता, हम थोड़ी ना बड़े लोगों से पंगा ले सकते हैं। तो जो भी हमने कहा सुना है, जान दो इग्नोर करो, भूल जाओ, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, जैसे बिग बॉस के घर से वो गधा गायब हो गया, वैसे ही समझ लेना कि हमारी बातें भी गायब हो गई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो इस तरह की बातें ये लोग बोलते रहते हैं ना, मतलब सलमान खान के पिता को देख लो, उनका लौंडा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ज़ुबैर को कुत्ता बना दूँगा, लेकिन सलीम खान क्या बोलते हैं, मेरे घर पे तो कोई कीड़ा-मकोड़ा भी नहीं मार सकता। ये अलग बात है कि सलमान खान के यहाँ मस्त बिरयानी, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बनती होगी, मतलब चिकन खाएँगे, मटन खाएँगे, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई कीड़े-मकोड़े भी नहीं मारे जाते, हम तो बड़े ही साधु संत टाइप के प्राणी हैं। तो कैसे ये सलमान खान फैमिली पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है और उसी पद्धति के तहत सलमान खान कल नेशनल टीवी पर आकर पब्लिक को कतई बेवकूफ़ समझ रहे थे। सलमान खान के अकॉर्डिंग पीठ पीछे सिर्फ़ करणवीर मेहरा बात करता है, बाकी सब तो डंके की चोट पर आते हैं। कितना च डंके की चोट पर आते हैं, कितना नहीं, ये तो आप सबको पता है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से सलमान खान ने हमें सिखाया कि नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।